नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको कुछ एक्सपीरियंस आप बीता जिसको बोलते हैं सेल्फ एक्सपीरियंस, वो शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसे कोरोना की जो फर्स्ट वेव जब आई थी, दैट वाज इन मार्च 2020। यही वो पहला महीना था जब हमारे को 22 या 23 फरवरी में एक्चुअल में पहले इन्होंने एक जनता कर्फ्यू सा किया और उसके बाद हमें लॉकडाउन में डाल दिया। तो जो फर्स्ट वेव आया इंडिया में, वो वेव तो कहीं जनवरी की स्टार्टिंग में आ गया था, पर हमारे यहाँ उसको स्प्रेड होने में या लॉकडाउन तक की नौबत आने में मार्च 2020 तक का समय हो चुका था। मार्च में पहले एक दिन का जनता कर्फ्यू रखा गया और उसके बाद से कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया। उस बीच में बच्चे जिस भी स्कूल में पढ़ रहे थे, जिस भी स्थिति में पढ़ रहे थे, वो वहीं पर सब कुछ होल्ड कर दिया गया। बच्चों के यहाँ तक कि एग्जाम्स भी नहीं लिए गए और बच्चों को प्रायर एक्सपीरियंस के बेसिस पे, प्रायर स्कोर के बेसिस पे उनको पास कर दिया गया और उनको अगली क्लासों के लिए प्रमोट कर दिया गया, वो भी एक ऑनलाइन मोड में। फिर ये खेल चालू हो गया, ऑनलाइन क्लासेस। मतलब अप्रैल के पहले महीने, मतलब एकेडमिक जो नया सेशन चालू हुआ उसके पहले महीने अप्रैल 2020 में तो किसी को ये भी नहीं मालूम था कि ये कब जाएगा और कब तक हम लोग इससे मतलब इस तरह से दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस हम लेते रहेंगे और हमें पूरी तरह से इस लॉकडाउन को समर्थन करना ही पड़ेगा। उसके डेट का नए एकेडमिक सेशन जो अप्रैल 2020 से बच्चों का चालू हुआ, उसमें हमें ये क्लियर ही नहीं हुआ, ना हमें ना स्कूल वालों को, आई मीन टू से पेरेंट्स और स्कूल वाले सभी अनअवेयर थे कि ये सिचुएशन कितनी लंबी चलने वाली है। इवन कुछ लोगों की 22 या 23 या 24 मार्च जब से लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, तब से लोगों को ये पता ही नहीं था कि उनकी आगे लाइफ में क्या और कौन सा और कैसा भूचाल आ गया है और कैसा आगे आने वाला है। मतलब इट वाज अ नेवर नोन सिचुएशन एंड इट वाज नॉट डिक्लेयर्ड कि लॉकडाउन विल रिमेन अंटिल व्हाट, मतलब एक डेट डिसाइड ही नहीं थी। तो सबकी जो अर्थव्यवस्था है ना, एकदम से 10, 15, 20 दिन, 25 दिन, महीने, सबने शायद उसको अपने बैकअप्स को रखा हुआ था, या हर इंसान जैसे आज की दुनिया में मोस्टली जो मिडिल क्लास है वो सब EMIs पे चल रहे होते हैं। किसी ने घर की EMI देनी है, किसी ने इंश्योरेंस की EMI देनी है, किसी ने मकान की कोई किस्त देनी है, किसी ने किराया देना है, किसी ने अपने बिजनेस के लिए एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है। तो सभी एक सिचुएशन में स्टक हो गए। उस स्टक के साथ साथ जो बच्चों के साथ हुआ वो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण था कि बच्चों की एजुकेशन एक तो ऑफलाइन खत्म ही हो गई और ऑनलाइन पैटर्न पे भी डिसाइड करते हुए स्कूलों को काफ़ी समय लग गया। एजुकेशन जो सही मायने में स्टार्ट हुई वो गर्मी की जो छुट्टियां नॉर्मली होती हैं, जैसे मई से लेकर जून के मिड तक, तब स्कूल वालों को भी शायद होश आया कि भैया ये तो लॉकडाउन बहुत लंबा चलने वाला है और अब ये ऐसी सिचुएशन हो गई है कि ये जैसे छुआछूत की बीमारी होती है वैसे स्प्रेड हो रहा था। मतलब इसका एक तरह से चेन रिएक्शन हो रहा था, मल्टीपल, मैं आपसे, आपने फिर 4 लोगों को, 4 लोगों ने फिर 16 लोगों को, फिर 32, फिर 64। तो इट वाज सम सॉर्ट ऑफ डेंजरस, एक तो इन्फेक्शियस डिसीज, ऊपर से डेंजर बच्चों के लिए। तो और अभी इंटरनेशनल लेवल पर वैक्सीन का कुछ पता ही नहीं लग रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा। कोई भी कंट्री इसके लिए ना तो आगे बढ़ के कि ये कहाँ से स्प्रेड हुआ कोई ऑनरशिप ले रहा था, और ना ही इसकी कोई वैक्सीनेशन के लिए किसी को कुछ पता लग रहा था। तो मुद्दा ये है कि इस बीच में जो हमने अपने बिजनेस लॉस किए, जॉब्स लॉस की, उसकी मेन वजह ये थी कि एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, ये सब मेरा कहना इसलिए है क्योंकि उसमें ना काफ़ी सारे लोगों ने, मतलब जो फीस पे कर सकते थे रेगुलर बेसिस पे, उन्होंने भी इस समय में उस वक्त का फ़ायदा उठाया और स्कूल वालों को, क्योंकि स्कूल वाले नॉर्मली क्वार्टरली मोड में लेते थे, तो क्वार्टरली मोड से वो मंथली मोड में भी एग्री कर गए थे, पर मंथली मोड में भी लोगों ने उसको पेंडेंसी में डाल दिया। जैसे अप्रैल की फीस नहीं दी, मई की नहीं दी, जून की नहीं दी, जुलाई की नहीं दी। और स्कूल वाले फिर जब थोड़े से टाइट हुए, जब स्कूल वालों को सिचुएशन समझ में आने लगी कि इससे हमारा टोटल लॉस होने वाला है, क्योंकि एक बार जो पेंडेंसी हो गया वो रिकवर करने के लिए स्कूल वालों को बहुत लंबा समय लगने वाला है। तो स्कूल वालों ने थोड़ा टाइटनेस दिखाई और उस बीच में कुछ
जो जेन्युइन पेरेंट्स थे उनकी जस्टिफिकेशन होना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि फिर स्कूल वाले भी उनको उसी कटघरे में देखने लगे कि यार ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। तो हो सकता है जो जेन्युइन पेरेंट था वो भी बेचारा फॉल्सहुड के अंदर आ गया, उस कटघरे के अंदर खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाई स्कूल वालों को, कुछ लोगों ने अपनी रिक्वेस्ट लेटर दिया, एक्सटेंडमेंट के लिए रिक्वेस्ट लेटर दिया। कई लोगों ने अपने बच्चों को डिसकंटिन्यू भी करवा दिया इस शर्म से कि स्कूल वाले उनकी जेन्युइननेस को समझ नहीं रहे। सो इट वाज सच अ लॉस टू द किड्स, आई वुड से। वो लॉस ऑफ लाइफ था, लॉस ऑफ वेल्थ था, बट यहाँ लॉस ऑफ एजुकेशन था, क्योंकि एक तो ऑफलाइन मोड में जितना बेहतर हम बच्चे पढ़ा सकते हैं बच्चों को, उतना बढ़िया हम ऑनलाइन मोड में नहीं पढ़ा सकते। अब ऑनलाइन से भी बच्चे अगर डीएक्टिवेट हो जाए अकाउंट से या उनको क्लासेस मिलना बंद हो जाए, तो उसके बाद बच्चों के ऊपर एक मेंटल प्रेशर होता है। मतलब एक तरह से बच्चों को बेमतलब के हरासमेंट सी होने लगी कि ये हो क्या रहा है। और कुछ पेरेंट्स ने उस हरासमेंट को देखते हुए अपने बच्चों को डिसकंटिन्यू भी करा, क्योंकि वो देवर लाइक समहाउ लूजिंग होप टू द लाइफ, जिंदगी के लिए ना। मतलब उनको ये लग रहा था कि यार हम इतने जेन्युइन होने के बाद, हम अपने बैंक अकाउंट्स दिखाने के बाद, अगर स्कूल अथॉरिटीज या स्कूल की जो प्रिंसिपल है या स्कूल की जो मैनेजमेंट है, अगर वो उनकी जेन्युइननेस नहीं समझ रही, तो अब हम क्या करें? या तो हम लॉस ऑफ लाइफ के बारे में सोचें और कुछ गलत स्टेप उठा लें अपनी लाइफ के लिए। अगर आप सही मायने में डेप्थ में पढ़ेंगे तो बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में ऐसा आया था, लोगों ने अपनी जिंदगियों को छोड़ दिया, किसी ईएमआई के कर्जे के दबाव में, किसी ने स्कूल की फीस के दबाव में, और झगड़ों की संख्या बढ़ गई, आपस में मनमुटाव बढ़ने लगे। रीजन क्या था कि हर आदमी कहीं ना कहीं इससे इफेक्टेड था। कोई किसी की मदद करना भी चाहे तो कैसे करे, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं इनकम के सोर्सेज में फर्क आया। और फिर इस कोरोना ने क्या डिस्टेंसिंग बढ़ा दी, दूरियां बढ़ा दी, तो किसी की प्रॉब्लम जेन्युइन है, रिश्ते नाते सब कहीं ना कहीं दूर होने लगे, और इससे चाहते ना चाहते हुए अपने बहन भाइयों के बीच में भी डिस्टेंसिंग आ गई, जो कि हमारे जेन्युइन मतलब सबसे जेन्युइन फ्रेंड्स होते हैं। बट चलिए इस मुद्दे को हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल जो मैं आपको टॉपिक लेकर जा रहा हूँ कि किसी तरह से वो वाला एकेडमिक सेशन बच्चों ने पार किया, और जो भी जेन्युइन पेरेंट्स थे उन सब ने अपने बच्चों को शर्म के मारे या जो भी हालात बने उन हालातों के चक्कर में स्कूल से उस सेशन के बाद डिसकंटिन्यू करवा लिया। अब आए अगले सेशन के बाद, अगले सेशन के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही एक और वेव आ गई। अप्रैल में एडमिशन हो ही नहीं रहे थे। इस तरह से दोस्तों हर व्यक्ति ने इस कोरोना के काल में बहुत अलग अलग अनुभव किया है। लोगों के अंदर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देखने को मिले हैं। उसी एक्सपीरियंसेस को देखते हुए अगर हम आज बात करें तो हमने अप्रैल या मई या जून 2021 में एडमिशन किसी भी स्कूल में हो ही नहीं रहा था, ना तो प्राइवेट और ना ही गवर्नमेंट, क्योंकि कोरोना की वेव उस वक्त भी तेज थी। अप्रैल मई जून में जाकर कहीं पे एक रे ऑफ होप दिखी और स्कूल के एडमिशन्स के लिए इधर उधर देखने लगे, क्योंकि हमारे बच्चों को सबसे पहले एक एजुकेशन चाहिए थी, जो कि अभी ऑफलाइन मोड में मिलना मुश्किल था। पर ऑनलाइन मोड में भी जिस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे वहां से वो डिसकंटिन्यू हो गए। किसी भी पेरेंट्स ने अपनी शर्म की वजह से या किसी भी कारण अगर बच्चे को डिसकंटिन्यू करना पड़ा, तो अब वो बच्चे को अगले सेशन में कंटिन्यू करना चाहेगा। उसके लिए लोग अलग अलग स्कूल में भागे, और हमारा भी एक अनुभव वही है कि हमारे भी बच्चे डिसकंटिन्यू हुए। और मैं खुद से अप्रैल मंथ में, मई मंथ में भागता रहा, स्कूल की अथॉरिटीज से बात करता रहा, क्योंकि मेरी हालत तो नहीं थी इकोनॉमिकली कि बच्चों को मैं दोबारा से प्राइवेट स्कूल में भरूं। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में जिस भी स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ रहे थे वहाँ ऑलरेडी वो 7, 8, 9 साल से पढ़ रहे थे, और 9 साल बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के बाद अगर आज हमें ये उम्मीद लग नहीं रही कि हमारी इनकम का सोर्स क्या होगा, बिकॉज माई द होल बिजनेस वॉज वेनिस्ड and I had to restart again. Not I, just many of us have restarted the life again because we were like we were reached at the bottom of the life. जहाँ से हमने जीवन शुरू किया था हम लगभग वहीं पहुँच गए थे। तो कुल मिला के
अब हम बच्चों के एडमिशन के लिए, मैं स्पेशली अपने बच्चों के एडमिशन के लिए सरकारी स्कूल के धक्के खा रहा था, ऑनलाइन भी देख रहा था, पर हमें कोई ऑप्शन दिखा नहीं। कहीं जाकर जून में जाकर हमें ऑप्शन दिखा, और मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों में से एक बच्चे के एडमिशन के लिए मैंने एक सरकारी स्कूल को अप्रोच किया। तो अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं किसी स्कूल में अप्रोच किया, क्योंकि मेरे बच्चा एक जो था ना वो 8th क्लास में जाना था, और सॉरी एक बच्चा मेरा 7th क्लास में जाना था और एक बच्चा 5th क्लास में जाना था। तो जिस स्कूल में मैं कोशिश कर रहा था, जो मेरे घर के आसपास था, क्योंकि पढ़ाई तो हमें समझ में आ रही थी कि अब ऑनलाइन ही चलनी है, ऑनलाइन पढ़ाई के साथ भी बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो जाए ताकि बच्चे का 1 साल और खराब ना हो। पिछले साल जो हमने भुगता वो अलग था, इस साल आगे एक एकेडमिक ईयर खराब ना हो जाए, एकेडमिक सेशन खराब ना हो जाए, तो बच्चे को रजिस्टर्ड करवाना एक सरकारी स्कूल में मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया था। तो दिस इज नॉट बीइंग लाइक, किसी से मैं पब्लिकली इस बारे में नहीं बोल रहा, ये कोई दिल्ली गवर्नमेंट की गलती नहीं है। गवर्नमेंट क्या दे सकती है? गवर्नमेंट स्कूल के नाम पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है, स्कूल में टीचर्स दे सकती है, टीचर्स के को सैलरी दे सकती है, और आपको जरूरत पड़ने पर हेल्प दे सकती है। जैसे हम दिल्ली से हैं, तो दिल्ली में हमारे यहाँ आप, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो आप वालों की है। आप एक, जैसे कि एक राजनीतिक पार्टी है झाड़ू, जिसके मेन जो संयोजक हैं वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। उनकी पार्टी ने दिल्ली में बहुत अच्छा किया। इवन जो हम एकेडमिक्स में देखते हैं, उन्होंने अपने एजुकेशन का बजट लगभग 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। पर उसके बावजूद भी जब कोरोना की वेव आई, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट सिर्फ टीचर्स को फंड कर सकती है, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर सकती है, बट पढ़ाना तो उन्हीं टीचर्स ने है। पर जहाँ तहाँ मेरे बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए मैंने कोशिश की, और जुलाई में जाकर मेरे एक स्कूल में, जो कि बच्चों के लिए सर्वोदय बाल विद्यालय में हो गया। एक्चुअली मेरे 2 बेटे हैं, तो मेरा एक बेटा जो है वो 7th में गया था और एक बेटा मेरा 5th में गया था। तो ये जो स्कूल था ये 5th से ऊपर का था, मतलब 6 से 12 तक का था। तो इस स्कूल में मेरे बेटे का 7th क्लास में एडमिशन हो गया जुलाई में जाकर। जुलाई से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एक भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं हुई। इसकी कंप्लेंट और इस क्लासेस की रिक्वेस्ट के लिए मैंने लगातार स्कूल के टीचर्स से बोलता रहा कि सर कोई तो क्लासेस लीजिए, ऐसे तो हमारे बच्चे डंप हो जाएंगे। क्योंकि पिछला एकेडमिक सेशन इतना बेकार गया था, और इस एकेडमिक सेशन में तो एक भी अक्षर बच्चों ने नहीं पढ़ा। तो मेरे इस रिक्वेस्ट को टीचरों ने नजरअंदाज किया। फिर मेरे बच्चे के जो क्लास टीचर थे, मैंने उनसे ये बात पूछी कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग बच्चों को एक भी क्लास नहीं दे रहे, तो ये बच्चे तो आगे जाके एक तरह से ये पौधे हैं, पौधे बड़े होकर वृक्ष बनेंगे, तो इनका बेस क्या होगा? क्योंकि 9th तक तो आप सरकारी स्कूल में कैसे भी पढ़ते रहिए, प्राइवेट स्कूल में कैसे भी पढ़ते रहिए, 10th में आके तो आपको बोर्ड देना ही पड़ेगा ना भाई। आप एक टॉप स्कूल से पढ़े हैं या एक सरकारी स्कूल के स्कूल्स के छात्र हैं, आपको जब बोर्ड में एग्जाम देना पड़ेगा ना, तब वो आपसे ये नहीं पढ़ेंगे कि आप दिल्ली के कौन से टॉप स्कूल से पढ़े हैं या दिल्ली के कौन से सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट पे स्कूल का नाम आता है, पर जहां बोर्ड का एग्जाम होता है वहां पर कोई भी आपको इस तरह से नंबर नहीं देगा कि आप एक सरकारी स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ा इजी मार्किंग दे दे, और एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं तो आपको थोड़ा मार्किंग टाइट से दे। ऐसा कोई भेदभाव थोड़ी होता है। पर आप सोचिए कि एक बच्चा जो शुरू से लेकर लास्ट तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हुआ आ रहा है, जो कि बुक्स का इतना डिफरेंस है, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल की बुक्स का इतना डिफरेंस है, कोर्स मटेरियल इतना डिफरेंस है, एकेडमिक्स के अलावा उनकी इतनी एक्टिविटीज होती हैं, उन सब में इतना डिफरेंस है कि मतलब बच्चा जस्टिफाई ही नहीं कर पाएगा। बच्चे को अगर दोबारा सामने खड़ा कर दो, हो सकता है स्पोर्ट्स में दोनों बच्चों का कंपैरिजन करना फिर भी आसान है। पर जिस तरह से हम दिल्ली गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को देख रहे थे, दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया था हेल्थ में, एजुकेशन में, पर जब प्रैक्टिकल आता है ना आपकी जिंदगी में, तब आपको रियल ग्राउंड पे पता लगता है कि कहाँ कुछ हुआ और कहाँ कुछ नहीं हुआ।
तो मुद्दे वाली बात है, मैं सरकार के इस इनिशिएटिव के लिए मैं उनको बार बार तारीफ करता आ रहा हूँ। मैं भी आप पार्टी के लाइक एक तरह से डायरेक्ट तो नहीं कह सकते, इनडायरेक्ट मैं उनका समर्थक ही हूँ। मैंने लोगों को बहुत प्रेज किया कि आप पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, पर ये जो काम का जो एक्चुअल में जो ग्राउंड लेवल रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, पहले हमें ये क्रिटिसिज्म लगता था कि ये शायद लोग विपक्ष करता है, पर अगर मैं पक्ष का होकर आज विपक्ष की बात कर रहा हूँ, उसका मुद्दा यही है कि सरकारें कुछ नहीं कर सकती। अगर आपका तंत्र ही खराब है, सरकार क्या कर सकती है? मोदी जी क्या कर सकते हैं? केजरीवाल जी क्या कर सकते हैं? केजरीवाल जी एक सेटअप बना सकते हैं, मोदी जी एक सेटअप बना सकते हैं, उसके बाद काम करने वाले जो तंत्र है वो तो वही सरकारी लोग है ना, जो आज से कोई 5 साल पहले भर्ती हुआ, कोई 10 साल पहले भर्ती हुआ, कोई 20 साल पहले भर्ती हुआ, कोई अपनी रिटायरमेंट की तैयारी कर रहा है, और कोई समझिए मतलब एक तरह से सरकारी तंत्र में जो लोग आ रहे हैं वो कोई एरा गरा नत्थु गरा नहीं है, वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर ट्रेन्ड, not most, I will say all the teachers are trained, well trained, well qualified. TGT टीचर्स होते हैं, PGT टीचर्स होते हैं, ये सब JBT, अगर बेसिक से बेसिक टीचर भी होगा तो JBT के माध्यम से आएगा, BEd, MEd, ये सब एकेडमिक्स करके आते हैं। तो अब हमारे बच्चे को जो टीचर मिला, वो जो टीचर, उनको मैंने इतना रिक्वेस्ट किया, लास्ट में उन्होंने मुझे बोला कि हमें NCT ऑफ दिल्ली से कोई परमिशन नहीं मिली हुई कि हम क्लासेस लें। तो मैंने उनको पूछा, सर आप स्कूल आ रहे हैं, आप क्लासेस नहीं ले रहे, ऐसा क्यों हो रहा है? आप अपना टाइम कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं? वो कह रहे हैं हमारी कोविड में ड्यूटीज लगी हुई है। मैं कह रहा हूँ कौन सी ड्यूटीज लगी हुई है आपकी? आप क्या ड्यूटी कर रहे हैं? आपका जो मेन प्रोफाइल है आप वही काम नहीं कर रहे, आप दूसरी ड्यूटी क्या करेंगे? तो मेरा ये मानना है कि इस कोविड के अंदर सरकारी टीचर्स ने ज्यादा कोताही की है, मतलब ज्यादा लापरवाही की है। उन्होंने चाहते ना चाहते अनचाहे काम किए हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे। जिस वक्त बच्चों को टीचर की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उनके साथ कोई भी टीचर नहीं था। ऐसे करते करते मैंने उनको एक दिन ऐसे भी बोला कि सर, अगर आपको NCT ऑफ दिल्ली ने परमिशन नहीं दी या आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने कोई ऑर्डर नहीं दिया क्लासेस लेने का, तो आप खुद से आप एक इनिशिएटिव लीजिए और ये इनिशिएटिव आपका रंग लाएगा। आपको देखकर दूसरे टीचर्स, तो उन्होंने मुझे बोला कि दूसरे टीचर से मैंने बात की थी, बट दे आर नॉट रेडी टू टेक एनी क्लासेस ड्यू टू द बर्डन ऑफ अदर ड्यूटीज। बट आई थिंक दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज केजरीवाल जी ने बहुत सारे वॉलंटियर्स भर्ती कर रखे थे DCD के अंदर, जिसको सिविल डिफेंस बोलते हैं, और इतनी सारी हमारे पास ऑलरेडी हेल्थ केयर के अंदर इतने सारे लोग थे जो इस कोविड के बीच में समाज सेवा कर रहे थे। तो इन लोगों की समाज सेवा क्या थी? ये कौन सी समाज सेवा कर रहे थे? ये समाज सेवा ज्यादा से ज्यादा राशन की ड्यूटी बजा रहे थे, उसके अलावा तो कुछ नहीं कर रहे थे। और कौन सा राशन के अंदर 330 के 30 दिन इन्होंने ड्यूटी लगाई? एक दिन, 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन में राशन बट गया होगा। मैंने उनको बोला, सर आप छोड़िए बाकी टीचर्स को, आप खुद से इनिशिएटिव लीजिए। अगर आप इनिशिएटिव लेंगे तो आपको देखकर और लोग भी इसका सम्मान करेंगे और शायद वो भी इस इनिशिएटिव का पार्ट बन जाए। तो उन सर से मैंने बोला, तो सर बोले नहीं, हमारे पास इतना डाटा नहीं होता ऑनलाइन क्लासेस लेने के, 400 बच्चे हैं। तो मैंने कहा सर 400 बच्चों को एक साथ पढ़ाएंगे क्या आप? बट ही वाज लाइक गिविंग एक्सक्यूजेज फॉर नॉट डूइंग एनीथिंग। बट एनी हाउ, अब मैं इसको शॉर्ट करते हुए मैं आपको बोलता हूँ कि उस वक्त कोई भी क्लासेस नहीं हुई। फिर यहाँ तक कि मैंने उनको बोला, सर आपको मोबाइल डाटा की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप बोलते हैं तो मोबाइल डाटा का रिचार्ज मैं करवा देता हूँ, क्योंकि उस वक्त हम लोगों की जो नीड थी ना, वो बच्चों को किसी तरह से जोड़ के रखने के लिए। पर चलिए, एनी हाउ सर ने मेरे कहने पे 1-2 हफ्ते और लगाए और 1-2 हफ्ते बाद क्लासेस लेनी चालू की। पर वो क्लासेस ज़्यादा लंबी नहीं चली, उनको देखकर दूसरे टीचर्स ने भी क्लासेस लेनी चालू की, और उसी बीच में स्कूल टेम्पररी ऑनलाइन से ऑफलाइन लगने लग गए। स्कूल में फिर से वही प्रॉब्लम हो गया कि आप अपना कंसेंट लेटर भेजिए और अपने बच्चे को भेजिए। बट वी वर लाइक, हम तो बहुत डरे हुए थे। हमने अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजा और हमने अपने बच्चों को कंसेंट लेटर पे साइन करके नहीं भेजा। तो
तो उस बीच फिर वही हुआ कि सर हम ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं तो हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते। मुझे समझ में नहीं आ रहा, टीवी पर दिखा रहे थे कि कोई डंडा नहीं करेंगे, कोई प्रेशर नहीं है, आप अभिभावक अपनी मर्जी से बच्चों को स्कूल भेजें। पर इसके विपरीत हमें स्कूल से रोज दूसरे तीसरे दिन एक टीचर जो है प्रेशर बनाए और प्रेशर के अंदर चैटिंग में ग्रुप बना रखा था, उस ग्रुप के अंदर रोज हमें बोले कि आप बच्चों को भेजो 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 भेजो। और उसके बाद मेरी जो वाइफ है वो काफ़ी घबरा गई, तो मैंने स्कूल में जाकर टीचर से बात करी कि मैं अपने बच्चों को कोविड के अंदर नहीं भेजूंगा, क्योंकि ये आप लॉकडाउन अनलॉकडाउन कर रहे हैं, पर ये बहुत खतरनाक डिसीज है, ये बार बार स्कूल बंद हुए। और ऐसा ही हुआ। अब मुद्दे की बात है कि किस तरह से हमने उस 2, 4, 5, 6 महीने और निकाले और एकेडमिक सेशन खत्म होने की तरफ आया। और एकेडमिक सेशन खत्म होते होते उन्होंने एक भी क्लास नहीं ली, बच्चों को कुछ भी नहीं पढ़ाया, रोज 1-2 असाइनमेंट भेजते थे, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की बनी हुई, बच्चे उन्हीं असाइनमेंट्स का आंसर कहाँ से निकालते थे मुझे नहीं मालूम। मेरा बच्चा खुद से सेल्फ स्टडी करते करते आंसर्स निकाल निकाल के भेजता रहता था, और उन्होंने उसी बेसिस पे बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस है। दिल्ली के जितने भी स्कूल हैं, सर्वोदय बाल विद्यालय, मेरा उनके प्रति यही एक एक्सपीरियंस घटिया रहा कि इतनी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इतने महंगे टीचर्स होने के बावजूद स्कूल के अंदर एक भी क्लास ऑफलाइन ऑनलाइन ना हुई और एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया गया। और उसके बाद एग्जाम लिया ही नहीं गया, एग्जाम की डेट्स निकाली गई, घर पे बैठकर एग्जाम बच्चों ने दिया, और उसी बेसिस पे पुरानी पता नहीं कौन से किस बेसिस पे बच्चों को पास किया, उस बेसिस पे बच्चों को पास करके प्रमोट कर दिया। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही कड़वा एक्सपीरियंस रहा है। मैं केजरीवाल जी आपको पर्टिकुलर हाईलाइट नहीं कर रहा, मैं आपका बहुत फैन फॉलोअर ही था एक तरह से, बट मैं आपके इस वाले जो एजुकेशन में जो हो रहा है स्कूलों में, उस काम से बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों का अपना अलग एक ओपिनियन हो सकता है सरकारी स्कूलों के बारे में, पर मुझे सरकारी स्कूल में बच्चों को डालने का बहुत बड़ा रिग्रेट है। जो बच्चों के साथ हुआ वो एक ऐसा लॉस था जो कि अगले आने वाले 2 सालों में भी मैं उनकी कवरेज नहीं करवा पाऊंगा। तो दोस्तों मैं आपसे बस यही अनुभव अपना शेयर कर रहा था, हो सकता है सबका अपना अपना अनुभव होगा। तो दोस्तों, मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ, और अब मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। आप कृपया अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।